नौसेना को एक नया योद्धा मिलने वाला है। शगुफ्ता नौसेना को कल मिलने जा रहा है नया योद्धा। रूस में बना ताकतवर युद्धपोत आईएनएस तमाल कल भारतीय सेना में शामिल हो जाएगा। रूस में एक भव्य समारोह में इस युद्धपोत को समंदर की लहरों के बीच उतारा जाएगा, जिसके बाद ये रूस से करीब 20,000 किलोमीटर का सफर तय करके भारत पहुंचेगा। इस युद्धपोत के शामिल होने से समंदर की सरहदों की निगरानी और ज्यादा पुख्ता हो जाएगी। ये युद्धपोत नौसेना की ताकत को कई गुना बढ़ा देगा। लहरों का ताकतवर योद्धा, समंदर का अचूक हथियार, नौसेना का नया सिपह सालार आईएनएस तमाल। समंदर में हिंद की ताकत और बढ़ाने के लिए तैयार है नौसेना का नया युद्धपोत आईएनएस तमाल। कल यानी 1 जुलाई को इस नए युद्धपोत को भारतीय नौसेना का योद्धा बनने का गौरव हासिल होने जा रहा है। रूस के कैलिनिनग्राद में एक भव्य समारोह में आईएनएस तमाल को नौसेना में शामिल किया जाएगा। इस समारोह में नौसेना के तमाम आला अधिकारी भी शामिल होंगे। आईएनएस तमाल कल रूस से भारत के लिए अपने 20,000 किलोमीटर के सफर की शुरुआत करेगा। इससे पहले साल 2024 में रूस में बने आईएनएस तुशील को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था और अब भारतीय नौसेना में आईएनएस तमाल की एंट्री होने जा रही है। दरअसल रूस और भारत के बीच 2016 में एक डिफेंस डील हुई थी, जिसके तहत रूस को 4 तलवार क्लास स्टेल्थ फ्रिगेट्स बनाने का जिम्मा सौंपा गया था। इनमें से 3 युद्धपोत पहले ही भारत पहुंच चुके हैं। इस डील की आखिरी खेप आईएनएस तमाल की डिलीवरी पहले जून में होने वाली थी, लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए आईएनएस तमाल की डिलीवरी में थोड़ी देरी हुई है और अब ये युद्धपोत कल नौसेना को मिलने जा रहा है। आईएनएस तमाल को रूस के यांतर शिपयार्ड में बनाया गया है। आईएनएस तमाल का वजन 3,900 टन है। आईएनएस तमाल समंदर में 30 नॉटिकल मील यानी करीब 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है। एक बार में ये 3,000 किलोमीटर तक की दूरी तय करने में सक्षम है। इसके अलावा इस युद्धपोत पर एक हेलीकॉप्टर को भी तैनात किया जा सकता है। इस युद्धपोत पर 250 से ज्यादा नौसैनिक और अफसर तैनात रहते हैं। आईएनएस तमाल की ताकत से पूरी दुनिया वाकिफ है। ये एक ऐसा युद्धपोत है जिसका समंदर में उतरना ही दुश्मन के लिए किसी काल से कम नहीं है। आईएनएस तमाल पल भर में दुश्मनों को नेस्तनाबूद करने का दमखम रखता है। इसलिए आईएनएस तमाल की गिनती दुनिया की सबसे घातक युद्धपोतों में होती है। ये वॉरशिप दुनिया की सबसे खतरनाक एंटी शिप मिसाइल ब्रह्मोस को लॉन्च करने में सक्षम है। आईएनएस तमाल को खासतौर पर एंटी सबमरीन वॉरफेयर के हिसाब से डिजाइन किया गया है। इस युद्धपोत में 4 KT-216 डिकोय लॉन्चर्स लगे हैं और इसमें शिटिल रेंज की 24 मिसाइलें भी तैनात हैं। इसके अलावा वॉरशिप में एंटी सबमरीन रॉकेट सिस्टम भी है। आईएनएस तमाल में टॉर्पीडो भी मौजूद है, जो पानी के नीचे खतरों से मुकाबला करता है। इसमें 100 मिलीमीटर की एक एडवांस तोप लगी है। इसमें 30 मिलीमीटर की गन भी लगाई गई है। आईएनएस तमाल को समंदर में बेहद चुनौतीपूर्ण हालात में परखा गया है। ये युद्धपोत समंदर की ऊंची लहरों का सामना कर सकता है। खास बात यह भी है कि इस युद्धपोत में दुश्मन के रडार से बचने वाली टेक्नोलॉजी भी मौजूद है, जिससे आधुनिक युद्ध में भारत की क्षमता और भी बढ़ेगी। भविष्य की चुनौतियों को भांपते हुए भारत लगातार अपनी रक्षा क्षमताओं में इजाफा कर रहा है। अब भारत अपनी समुद्री सीमा पर ताकतवर युद्धपोतों का एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार कर रहा है जिसे तोड़ पाना किसी दुश्मन के बस की बात नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे। ओमान की खाड़ी में तैनात भारतीय नौसेना के स्टेल्थ फ्रिगेट आईएनएस तबर ने समंदर के बीच में एक रेस्क्यू ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। ये जहाज भारत से ओमान की तरफ जा रहा था। समंदर के बीच में पहुंचने पर जहाज के इंजन में भीषण आग लग गई। बिजली गुल होने से पूरे जहाज पर अंधेरा छा गया। इस जहाज ने इमरजेंसी मैसेज भेजा, जिसके बाद आईएनएस तबर ने फौरन रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। नौसेना के जवानों ने आग पर काबू पाया और चालक दल के 14 सदस्यों को सही सलामत बाहर निकाल लिया।
पाकिस्तान के साथ युद्ध के बाद दुश्मन के इलाके पर लगातार नजर रखने की जरूरत महसूस की जा रही है। इसलिए भारत अपनी सेना के लिए 52 नए डिफेंस सर्विलांस सैटेलाइट जल्द ही लॉन्च करने की योजना बना रहा है। साथ ही एक मजबूत मिलिट्री स्पेस डॉक्ट्रिन भी इसमें तैयार है, जिसकी तैयारी की जा रही है। इस परियोजना को पिछले साल अक्टूबर में ही कैबिनेट की हरी झंडी मिल चुकी है, लेकिन युद्ध की तैयारियों को और ज्यादा पुख्ता करने के लिए इन सैटेलाइट्स को वक्त से पहले लॉन्च किया जाएगा। पाकिस्तान के साथ युद्ध के बाद हिंदुस्तान लगातार अपनी ताकत और बढ़ाने में लगा है। क्योंकि भविष्य का युद्ध जमीन पर कम, आसमान में ज्यादा लड़ी जाएगी, इसलिए जितने भी दुनिया में ताकतवर देश हैं, वो अपने कम्युनिकेशन सिस्टम पर तेजी से काम कर रहे हैं और काफी हद तक वो आगे भी हैं। ऐसे में भारत भी अपने संचार प्रणाली को और ताकतवर बनाने के काम में तेजी लाने जा रहा है। भारत अपने अंतरिक्ष आधारित निगरानी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए 52 रक्षा निगरानी सैटेलाइट्स के प्रक्षेपण की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ा रहा है। खास तौर पर चीन और पाकिस्तान के साथ अपनी सीमाओं पर और हिंद महासागर क्षेत्र में करीब 26,968 करोड़ रुपए की इस परियोजना का मकसद रियल टाइम पर निगरानी प्रदान करना और सीमा सुरक्षा में सुधार करना है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना में इसरो 21 उपग्रहों को लॉन्च करेगा, जबकि 3 निजी फर्म बाकी के 31 सैटेलाइट्स का निर्माण और तैनाती करेंगी। सबसे बड़ी बात यह है कि इन सैटेलाइट्स के लॉन्च की समय सीमा को कम किया जा रहा है। इस योजना का पहला सैटेलाइट अप्रैल 2026 तक लॉन्च होने वाला है और पूरे नेटवर्क के 2029 के अंत से पहले अंतरिक्ष में भेजने की योजना है। इस परियोजना की देखरेख रक्षा मंत्रालय का इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ कर रहा है, जिसमें भारत के रणनीतिक बढ़त को मजबूत करने के लिए पृथ्वी और निचली भू स्थिर कक्षाओं पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। हाल में पाकिस्तान के साथ युद्ध के दौरान भारत ने दुश्मन की हरकतों पर नजर रखने के लिए कार्टोसैट जैसे स्वदेशी सैटेलाइट और वाणिज्यिक विदेशी सैटेलाइट्स दोनों का इस्तेमाल किया था। वैसे इस सैटेलाइट्स नेटवर्क परियोजना को चीन की बढ़ती सैटेलाइट विरोधी युद्ध क्षमताओं के काउंटर के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें काइनेटिक मिसाइलें, को ऑर्बिटल खतरे और डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स भी शामिल हैं। भारत लगातार अपनी रक्षा क्षमताओं में इजाफा कर रहा है ताकि भविष्य में होने वाले युद्ध के लिए तैयारी पूरी रह सके। पहले से भी भारत के कुछ सैटेलाइट्स हैं जिन्हें सैन्य इस्तेमाल के लिए लॉन्च किया गया है, जैसे GSAT-7 रुक्मिणी, भारत का पहला समर्पित सैन्य संचार उपग्रह, जिसका उपयोग मुख्य रूप से भारतीय नौसेना समुद्र में संचार के लिए करती है। GSAT-7A एंग्री बर्ड, भारतीय वायुसेना द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक और भारतीय सैन्य संचार उपग्रह। RISAT-2 भारत का रडार इमेजिंग सैटेलाइट, जिसका उपयोग सभी मौसमों में निगरानी और टोह लेने के लिए किया जाता है। EMI-SAT इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को मापने पर केंद्रित एक सैटेलाइट, जिसका उपयोग समुद्री निगरानी सहित रक्षा उद्देश्यों के लिए भी किया जाता है। मिलिट्री सैटेलाइट्स मॉडर्न वॉरफेयर के लिए जरूरी बनते जा रहे हैं, क्योंकि अब युद्ध मिसाइल और ड्रोन के जरिए लड़ी जा रही है। ऐसे में संचार, नेविगेशन और टोही के काम की जरूरत सबसे ज्यादा होगी। ऐसे में मिलिट्री सैटेलाइट्स युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं और निभा भी रहे हैं। इसलिए मिलिट्री सैटेलाइट्स जिस देश के पास ताकतवर और ज्यादा होंगे, उस देश का भविष्य सुरक्षित रहेगा, उस देश को युद्ध में बढ़त मिलेगी। अमेरिका, रूस और चीन का सैन्य अंतरिक्ष कार्यक्रम सबसे परिपक्व माना जाता है। ऐसे में चीन से मुकाबला करने के लिए भारत भी अपनी मिलिट्री सैटेलाइट क्षमताओं में भारी निवेश कर रहा है, ताकि भविष्य की चुनौतियों से आसानी से निपटा जा सके। शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
मॉनसून देखिए पूरे देश को कवर चुका है। हर राज्य में मॉनसून की एंट्री तो हो चुकी है। पहाड़ से लेकर मैदान तक मूसलाधार बारिश लगातार जारी है, लेकिन ये बारिश कहीं राहत बनकर आई है तो कहीं लोगों की परेशानी का सबब बन गई है। लेकिन राहत वाली खबर ये है कि जहां जहां बारिश मुसीबत बनी है वहां एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान मदद के लिए पहुंचे हैं, तो कहीं स्थानीय लोगों को आफत में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए मदद भी कर रहे हैं। सहारनपुर में भी मानसूनी बारिश का यही आलम है और इस मूसलाधार बारिश की वजह से कई बरसाती नदियां उफान पर हैं और जब एक ट्रक ऐसी ही एक नदी के बहाव में फंसा तो वहां रस्सी के सहारे स्थानीय लोगों ने उन दोनों को रेस्क्यू किया। बाढ़ के ऐसे ही हालात झारखंड में भी दिखाई दे रहे हैं, जहां जमशेदपुर के लवकुश स्कूल में बाढ़ की वजह से करीब 300 बच्चे फंस गए। इसी बीच वहां पर एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू के लिए पहुंची और बच्चों को सुरक्षित जगह पर बाहर निकाला। वहीं बात करें दिल्ली एनसीआर की तो यहां भी कहीं कहीं बादल बरस रहे हैं। जितने भी यात्री गंगा जी में नीचे नहा रहे हैं, आप सब लोगों को सूचित किया जा रहा है कि साइडों में बैठ के रहें। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे देश में मॉनसून की बहार आ चुकी है। राहत वाली बारिश से पर्यटन की चाहत रखने वालों की किस्मत जाग गई है। उमस भरी गर्मी से परेशान लोग पहाड़ी वादियों का रुख कर रहे हैं। पर्यटन कारोबार को काफी मुनाफा हो रहा है। कहीं राहत वाली बारिश से उमस भरी गर्मी से मुक्ति मिली है, तो कहीं आफत वाली बारिश से लोगों की परेशानी बढ़ी है। तस्वीरें टिहरी की हैं। मूसलाधार बारिश की वजह से चारधाम यात्रा की रफ्तार धीमी हुई है। चारधाम यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं को अलर्ट किया जा रहा है। चारधाम यात्रा में आए सभी श्रद्धालुओं का नोट करें। स्थानीय लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने की सलाह दी जा रही है। 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है, इसलिए 24 घंटे के लिए यात्रा को स्थगित किया गया है। जिले से गुजरने वाली भिलंगना नदी, बाल गंगा नदी, भगीरथी नदी का जलस्तर बढ़ने के साथ सहायक नदियां उफान पर हैं। यमुनोत्री क्षेत्र में बादल फटने की वजह से यमुनोत्री हाईवे पर यातायात प्रभावित है। श्याना चट्टी के निचले इलाकों में रहने वालों की मुसीबत बढ़ी है। उत्तरकाशी में भीषण लैंडस्लाइड की वजह से लेबर कैंप को काफी नुकसान पहुंचा है। 19 श्रमिकों में 10 श्रमिकों का सफल रेस्क्यू किया गया है। लापता लोगों की तलाश में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम राहत बचाव कार्यों में जुटी है। खराब मौसम की वजह से तीर्थयात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रोक दिया गया। अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी जा रही है। ऋषिकेश में भारी बारिश की वजह से गंगा समेत सहायक नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। निचले इलाकों में बाढ़ के हालात हैं। लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन की तरफ से चेतावनी दी जा रही है। बारिश हो रही है और सीधी डैम से पानी छोड़ा जा रहा है। जितने भी यात्री गंगा जी में नीचे नहा रहे हैं, आप सब लोगों को सूचित किया जा रहा है कि साइडों में बैठ के रहें। नदियों और बरसाती नालों से दूर रहने की सलाह दी जा रही है। एहतियातन त्रिवेणी घाट को खाली करने के निर्देश जारी किए गए हैं। पहाड़ों पे लगातार बारिश हो रही है और सीधी डैम से पानी छोड़ा जा रहा है। लगातार हो रही बारिश से रुद्रप्रयाग में जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। अलकनंदा नदी उफान पर है। खतरे की आशंका को देखते हुए नदी किनारे बसे घरों को खाली करा दिया गया है। भूस्खलन की वजह से ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे बंद है। मयाली बंगार मोटर मार्ग पर बने पुल के टूटने से दर्जनों गांव से संपर्क कट चुका है। गांव में फंसे लोगों के लिए राहत बचाव कार्य किए जा रहे हैं। टिहरी से कृष्ण गोविंद कंसवाल, उत्तरकाशी से ओंकार बहुगुणा, रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मौसम विभाग के मुताबिक 4 जुलाई तक देश भर में कई हिस्सों में जोरदार बारिश के आसार हैं। आने वाले दिनों में कैसा रहने वाला है मौसम, आइए जानते हैं मौसम वैज्ञानिक नरेश कुमार से। पूरे भारत को मानसून का इंतजार था और आज मानसून ने पूरे भारत पर दस्तक दे दी है। इस पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं नरेश कुमार, सीनियर साइंटिस्ट आईएमडी। तो सर, सारे भारत में देखा जा रहा है मानसून ने अपनी दस्तक दे दी है। उत्तर हो, पश्चिम हो, पूर्व हो, हर जगह देखा जाए मानसून के जो घने बादल हैं पहुंच गए हैं। तो क्या रहेगा सर इस बार मानसून का ट्रेंड? देखिए, आप जो सैटेलाइट पिक्चर्स में देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट पूरे भारत ही में क्लाउड्स भरे हुए हैं। तो इसका एक रीजन तो ये है कि एक जहां नॉर्थ वेस्ट बे ऑफ बंगाल में लो प्रेशर एरिया बना हुआ है, बहुत ज्यादा जो फेवरेबल रहता है मानसून में। कल भी एक जहां लो प्रेशर था जो गुजरात के ऊपर था, इसके कारण ही, और बाकी थोड़ा सर्कुलेशन फीचर्स था, जिसके कारण जो मानसून है पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया जो हिस्से बचे हुए थे, राजस्थान, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली, यूपी, वो कवर कर चुका है। अगर आप आने वाले दिनों की बात करें तो मैं इसको आपको इस
चित्र के माध्यम से बताना चाहूंगा। जहां आपका नॉर्थ वेस्ट इंडिया की बात करें, हमारा हिमाचल उत्तराखंड के लिए रेड अलर्ट है। वहां हम ये अनुमान लगा रहे हैं कि वहां वेरी हैवी रेनफॉल से ज्यादा होने का अनुमान है हमारा, 12 सेंटीमीटर से ज्यादा, और कंटिन्यूस काफी दिनों से वहां बारिश हो रही है। इसको मद्देनजर रखते हुए वहां हमने रेड अलर्ट दिया है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, वेस्ट यूपी के लिए हमारा ऑरेंज अलर्ट है। वहां भी हम ये अनुमान लगा रहे हैं कि 12 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल हो सकती है। इसके अलावा जो लो प्रेशर बना हुआ है नॉर्थ वेस्ट बे ऑफ बंगाल में, उसके कारण हमने आज उड़ीसा के लिए एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल दिया है, 20 सेंटीमीटर से ज्यादा, रेड अलर्ट है। झारखंड के लिए भी आने वाले 2 दिनों के लिए रेड अलर्ट है, वहां भी एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल दिया है। ओवरऑल जो मानसून है इस समय पूरे एक्टिव फेज में है और ऑलमोस्ट पूरा कंट्रीज में ही रेनफॉल, स्पेसिफिकली नॉर्थ वेस्ट, सेंट्रल, ईस्ट, नॉर्थ ईस्टर्न में आने वाले 6 से 7 दिन हैवी, वेरी हैवी रेनफॉल चलता रहेगा। भारत के अलग अलग स्टेट्स में देखा जाएगा कि बारिश होगी। मानसून का जो सीजन है वो आ गया। इस पर बातचीत रखते हुए सीनियर साइंटिस्ट नरेश कुमार ने मानसून का क्या रहेगा हाल, क्या रहेगी बारिश की पोजीशन, चाहे दक्षिण भारत में हो चाहे उत्तर भारत में हो, वो हमारे साथ साझा किया। कैमरामैन संजीव कुमार के साथ अनमोल बाली की दिल्ली से रिपोर्ट। जिंदगी का कोई भी पहलू अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अछूता नहीं है। अपने इस खास सेगमेंट में हम आपको रोजाना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी खबरें दिखाते आए हैं। आइए एक नजर डालते हैं आज की एआई स्टोरी पर। अब देखिए, एआई की बात हो रही है तो बीजिंग की बात कर लेते हैं। बीजिंग में हुए फुटबॉल टूर्नामेंट में इंसान नहीं बल्कि रोबोट्स ने हिस्सा लिया। बीजिंग में हाल ही में रोबो लीग रोबो फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल मैच खेला गया। इसमें शामिल दोनों टीमों के खिलाड़ी रोबोट ही हैं। इन तमाम रोबोट प्लेयर्स ने फुटबॉल के मैदान पर अनोखी कलाबाजियां दिखाई। रोबो लीग का फाइनल सिंगुआ यूनिवर्सिटी और चाइना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की टीमों के बीच में हुआ। इस टूर्नामेंट में जीत सिंगुआ यूनिवर्सिटी की पावर इंटेलिजेंट टीम ने हासिल की। इस प्रतियोगिता को इसी साल अगस्त में होने वाले वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट स्पोर्ट्स गेम्स की तैयारी के रूप में देखा जा रहा है। इसमें पहली बार एडवांस्ड रोबोटिक टेक्नोलॉजी का शानदार प्रदर्शन हुआ और रोबोट बिल्कुल इंसानों की तरह फुटबॉल खेलते नजर आए। तो इस मैच को देखकर कहा जा सकता है कि रोबोट्स के दखल से खेलों की दुनिया भी जल्द बदलने वाली है। अब जरा स्पेस की तरफ चलते हैं। अनंत अंतरिक्ष में ऐसे तमाम रहस्य छिपे हैं जिनसे पर्दा उठना भी बाकी है। तो आइए एक नजर डालते हैं स्पेस से जुड़ी इन खबरों पर। और अब आपको एक और रोमांचित कर देने वाली खबर बताते हैं। हमारे अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र ISS पर है और खास प्रयोग करने में जुटे हुए हैं। उनकी यात्रा तो साइंटिफिक और रिसर्च से संबंधित है, वहीं दुनिया में अंतरिक्ष की सैर शगल भी बढ़ने लगी है। इसी कड़ी में अमेरिकी कारोबारी जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन की ओर से एक बार फिर से 6 लोगों को अंतरिक्ष में भेजा गया। अमेरिका में वेस्ट टेक्सास से ब्लू ओरिजिन के अंतरिक्ष यान न्यू शेपर्ड ने उड़ान भरी और इसमें सवार 6 लोगों को 11 मिनट तक अंतरिक्ष की सैर करवाकर धरती पर वापस ले आया। इस अंतरिक्ष यात्रा में वैज्ञानिक नहीं बल्कि कई वकील, समाजसेवी और कारोबारी शामिल हुए जिन्हें अंतरिक्ष की सैर करने में दिलचस्पी थी। अंतरिक्ष यान न्यू शेपर्ड यानी कि उन्हें धरती और अंतरिक्ष के बीच करमान लाइन के पार ले गया, जहां उनको अनुभव कराया गया और फिर उन्हें धरती पर वापस ले जाया गया। इससे पहले इसी साल 14 अप्रैल को ब्लू ओरिजिन की ओर से 6 महिलाओं के ऑल विमेन क्रू को इसी यान से अंतरिक्ष का 14 मिनट का सफर कराया गया था। और चलिए थोड़ा सा एंटरटेनमेंट हो जाए। फिल्म हेरा फेरी 3 का इंतजार कर रहे फैंस के लिए एक अच्छी खबर आई है। अब उन्हें इस फिल्म में बाबू भाई की जबरदस्त कॉमेडी का तड़का देखने के लिए मिलेगा। जी हां, एक्टर परेश रावल के इस फिल्म में होने को लेकर मची अटकलें अब थम सी गई हैं और उनकी एंट्री तय मानी जा रही है। एक्टर परेश रावल ने खुद ही इस बात की पुष्टि भी कर दी है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। क्या हेरा फेरी के तीसरे पार्ट को लेकर चल रहा झगड़ा खत्म हो गया? क्या बाबू भाई की फिल्म में अब दोबारा एंट्री होने जा रही है? भाई हेरा फेरी 3 में परेश रावल की कास्टिंग को लेकर कई दिनों से जो अटकलें और रिपोर्ट्स सुर्खियां बन रही थी, उसको लेकर अब परेश रावल ने एक इंटरव्यू के दौरान पुष्टि की है कि वो इस कल्ट फ्रेंचाइजी की तीसरी किस्त में नजर आने वाले हैं।
यानी इस गुड न्यूज के बाद एक बार फिर से अक्षय, सुनील और परेश की तिगड़ी धमाल मचाती नजर आएगी। परेश ने ये भी बताया कि उनके और अक्षय कुमार के बीच अब सब कुछ ठीक ठाक है। उन्होंने कहा, ये कोई विवाद नहीं था, वो सिर्फ ये चाहते थे कि सभी साथ आकर मेहनत करें। अब सारे मामले सुलझ चुके हैं। क्या होता है जब कोई चीज इतनी लोगों को भाती है, तब हमें थोड़ा और सावधान होने की जरूरत होती है। परेश रावल का तो ये भी कहना है कि हेरा फेरी 3 पहले की 2 फिल्मों की तरह बेहद एंटरटेनिंग होने वाली है। उन्होंने इंटरव्यू में ये भी कहा कि हाँ, हमें बस कुछ ठीक ठाक करने की जरूरत थी। आखिरकार इसमें शामिल सभी लोग, प्रियदर्शन, अक्षय, सुनील, अविश्वसनीय रूप से रचनात्मक और लंबे समय से मेरे दोस्त हैं। हालांकि इससे पहले खुद परेश रावल ने फिल्म से बाहर होने की पुष्टि की थी। मई में परेश रावल ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि उन्होंने हेरा फेरी 3 छोड़ दी है, लेकिन उन्होंने अपने फैसले के पीछे का कारण कभी बताया नहीं। उनके फिल्म के तीसरे सीक्वल से बाहर होने का फैसला बाबूराव की उनकी भूमिका को पसंद करने वालों का दिल तोड़ गया था। उनसे फ्रेंचाइजी में वापस आने की रिक्वेस्ट तक की जाने लगी थी। यही नहीं, परेश रावल का फिल्म से निकलने का विवाद तब और बढ़ गया जब एक रिपोर्ट में दावा हुआ कि हेरा फेरी 3 के को प्रोड्यूसर अक्षय कुमार ने फिल्म को बीच में छोड़ने के लिए परेश रावल पर 25 करोड़ रुपए के हर्जाने का मुकदमा दायर किया है। बाद में एक फॉलोअप रिपोर्ट के अनुसार परेश ने फिल्म छोड़ने के मुआवजे के रूप में 15% के अतिरिक्त ब्याज के साथ 11 लाख रुपए की साइनिंग राशि वापस कर दी। फिलहाल तो परेश रावल का हाल का बयान ये दर्शाता है कि झगड़ा खत्म और काम शुरू, यानी सब कुछ भुलाकर हेरा फेरी 3 में बाबूराव का कमबैक हो रहा है, जिससे हेरा फेरी 3 में परेश, अक्षय और सुनील की तिगड़ी एक बार फिर फैंस का दिल जीतने आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आगे बढ़ते हैं, अब आपको दिखाते हैं एक और बेहद ही मनोरंजक और दिलचस्प खबर। जो खेल आपने बच्चों को खेलते देखा होगा, वो खेल पोलैंड के वॉर्सो में ट्राम के जरिए खेला गया। दरअसल वॉर्सो में नेशनल ट्राम ड्राइवर चैंपियनशिप्स का आयोजन हुआ, जिसमें ट्राम ड्राइवर्स ने अपने कौशल का कितना शानदार प्रदर्शन किया, वो आप इन तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। इस चैंपियनशिप में 12 टीमों ने हिस्सा लिया और लोगों को सफर कराने वाली ट्राम के जरिए खेलों का अनूठा हुनर पेश किया गया। इस चैंपियनशिप के विजेता को वियना में वर्ल्ड ट्राम ड्राइवर चैंपियनशिप्स में भाग लेने का मौका मिलेगा। और 3 जुलाई से अमरनाथ की पवित्र यात्रा का शुभारंभ होने वाला है। श्रद्धालुओं को बाबा बर्फानी की यात्रा में कोई परेशानी ना हो, यात्रा सुगम हो, इसके लिए शासन से लेकर प्रशासन तक सभी एक्टिव हैं। अमरनाथ यात्रियों की सुविधा के साथ उनकी सुरक्षा के व्यापक इंतजाम है। श्रीनगर के पंथा चौक से शुरू होने वाली ये यात्रा सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ा चैलेंज है, जिसके लिए ऐसा कवच तैयार किया गया है जिसे भेद पाना किसी के बस की बात नहीं। डॉग स्क्वाड की टीम, अत्याधुनिक ड्रोन, बुलेट प्रूफ व्हीकल्स, झील में सीआरपीएफ वाटर विंग की घेराबंदी कर दी गई है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना यहां पर ना हो। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती। एक्टिव मोड में डॉग स्क्वाड। आकाश में परवाज भरते ये अत्याधुनिक ड्रोन, बुलेट प्रूफ व्हीकल और झील में सीआरपीएफ वाटर विंग की घेराबंदी। सुरक्षा बलों के ऑपरेशन त्रिनेत्र को भेद पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। श्रीनगर के पंथा चौक पर सुरक्षा के ये पुख्ता बंदोबस्त अमरनाथ यात्रा को लेकर हैं। 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होने वाली है। ट्रांजिट कैंप में आने वाले हर श्रद्धालु को अपनी यात्रा शुरू करने से पहले अपनी पहचान सुनिश्चित करनी होगी, तब कहीं जाकर अमरनाथ यात्रा की राह आसान होगी। जब भी कोई व्यक्ति यहाँ पर पहुंचेगा तो उसको पहले यहाँ आइडेंटिटी कार्ड दिखाना होगा, उसके बाद ही जो है अंदर इसके कैंप के अंदर वो लोग पहुंच सकते हैं।
पंथा चौक पर अमरनाथ यात्रियों के पहले जत्थे के आने का इंतजार है, जिन्हें यहीं से बालटाल के लिए रवाना किया जाएगा। उस विश्वास और मनोबल के साथ जिसे बाबा बर्फानी के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं ने अपने मन में संजोया है, जिसे साकार रूप देने के लिए सुरक्षा बलों ने संकल्प लिया है। ये सुरक्षा सिर्फ पंथा चौक तक सीमित नहीं, बल्कि पंथा चौक से होकर अमरनाथ यात्रा रूट तक सुरक्षा का ऐसा जाल बिछाया गया है जहां कोई परिंदा भी पर न मार पाए। अमरनाथ यात्रा रूट को सीसीटीवी से लैस किया गया है। ड्रोन कैमरा से यात्रा रूट की निगरानी हो रही है। ड्रोन यानी तीसरी आंख से यहां पर निगरानी की जा रही है। आप देखिए कि जो कमांडोज हैं वैली QAT के इस पूरे इलाके में ड्रोन के जरिए जो है बड़े स्तर पर निगरानी कर रहे हैं। पहलगाम आतंकी हमले ने बहुत कुछ सिखाया है। सुरक्षा के पैमाने बदले हैं, रणनीतियों में बदलाव दिख रहे हैं। इस बार CRPF की महिला कमांडोज को भी सुरक्षा की जिम्मेदारी मिली है। अमरनाथ यात्रा रूट पर सुरक्षा बलों की तैनाती के साथ अत्याधुनिक बख्तरबंद गाड़ियों को भी तैनात किया गया है, जिसका कोई जवाब नहीं। अलग अलग स्थानों पर ऐसे बुलेट प्रूफ व्हीकल उन यात्रियों के कॉन्वॉय में लगाए जा रहे हैं जिनका इस्तेमाल दोनों रूट पर किया जाएगा, चाहे वो बालटाल रूट हो या फिर पहलगाम। आप देख सकते हैं कि ये बुलेट प्रूफ गाड़ी जो कि मार्क्समैन के नाम से जानी जाती है, और इसकी सबसे खास बात यह है कि इसमें सबसे ऊपर जो माउंट होता है वहां पर कमांडो मौजूद रहता है, और जिसके पीछे 360 डिग्री कैमरा भी लगा रहता है, जिससे चारों तरफ जो अंदर कमांडोज बैठे हुए रहते हैं वो चारों तरफ देख सकते हैं। अगर सुरक्षा में किसी भी तरीके का खतरा आता है तो ये मार्क्समैन व्हीकल सीधे अंदर जो कमांडोज मौजूद रहते हैं वो वहां से फायर कर सकते हैं और इनके ऊपर कोई भी खतरा नहीं होता है। अमरनाथ यात्रा के साथ पर्यटन की चाहत रखने वालों के लिए सुरक्षा के बंदोबस्त हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए डल लेक में CRPF की वाटर विंग ने मुस्तैदी बढ़ा दी है। श्रीनगर से जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों में प्रशासन कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहता, लिहाजा यात्रा से पहले जम्मू में ट्रायल रन किया गया और तमाम इंतजामों को परखा गया। यात्रा मार्ग पर BSF, ITBP और SSB जैसे केंद्रीय बलों को तैनात किया गया। इस दौरान प्रशासन ने श्रद्धालुओं से नियमों और दिशा निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया। अभी ड्राई रन के लिए गाड़ियां यहां से निकली हैं और हमारे जो डिविजनल कमिश्नर साहब हैं, IG साहब हैं, सभी सीनियर अफसर्स उसको मॉनिटर भी कर रहे हैं। और साथ ही साथ क्या तैयारियां सारी पूरी हो चुकी हैं यहाँ। और आज जो है टोकन हमारा जो है उसका भी वितरण है सरस्वती धाम पे, तो उसके लिए भी पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। तो सर मैसेज क्या रहेगा सर, कि बड़ी से बड़ी संख्या में आएँ, पूरी व्यवस्था हमारे पास है और किसी को किसी प्रकार की परेशानी नहीं आने देंगे, और प्रशासन बहुत अच्छे से उनके लिए पूरा तैयार है। और चलिए अब बात राम संस्कृति की करते हैं। अयोध्या नगरी जिसके कण कण में प्रभु राम का वास है, जहां की सुबह और शाम श्री राम के साथ होती है, जहां की हवा में आस्था और भक्ति की बयार है, जहां प्रभु राम का भव्य दिव्य मंदिर विराजमान है। भव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से रामनगरी अयोध्या में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। हर कोई रामलला के बाल स्वरूप को निहार कर मंत्रमुग्ध रहना चाहता है, लेकिन अब यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को एक और सौगात मिलने वाली है। राम मंदिर में राम कथा संग्रहालय का काम शुरू होने जा रहा है, जहाँ भगवान राम की जीवन गाथा के साथ राम मंदिर की संघर्ष कथा भी भक्तों को सुनने को मिल जाएगी। जहां भक्ति होती है वहां भगवान स्वयं प्रकट होते हैं, और रामनगरी अयोध्या में तो आस्था का सैलाब हिलोरे मारता है। अयोध्या केवल एक तीर्थ नहीं बल्कि जीवंत आस्था है। हर दिन, हर रोज, हर पल राम नाम की धुन गूंजती है। अयोध्या जहां हर सांस में बसी है राम की कथा, अब इस पावन धरा पर बन रहा है राम कथा संग्रहालय। राम भक्तों के लिए किसी सौगात से कम नहीं। ये संग्रहालय न सिर्फ आस्था का केंद्र बनेगा बल्कि श्री राम के जीवन,
संघर्ष और न्याय की पूरी गाथा को जीवंत कर देगा। इस अद्भुत संग्रहालय में 20 गैलरियां बनाई जाएंगी, जिनमें रामायण की महागाथा को दिखाया जाएगा। इन गैलरियों में 500 वर्षों का कानूनी इतिहास भी दिखेगा। साथ ही खुदाई में मिले ऐतिहासिक साक्ष्य भी विशेष रूप से प्रदर्शित किए जाएंगे। दुनिया के किन किन देशों में श्री राम की आराधना होती है, इसे संग्रहालय के बेसमेंट में प्रदर्शित किया जाएगा। तो अभी हम वहाँ पर जो सिविल कंस्ट्रक्शन है उसको पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। उसी के साथ साथ जितनी गैलरी है, लगभग 20 की संख्या गैलरी की है, उनमें किस प्रकार और किस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम सभी कथा को या तथ्यों को प्रदर्शित करेंगे, वह अपने में एक महत्वपूर्ण चुनौती है। और वह कोशिश किया जा रहा है कि उसका जो स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट राइटिंग है, कंटेंट है, उसको हम लोग पूरा कर सकें। एक जो प्रमुख बात है जो तय हो गई है वो यह है कि जो भी लगभग पिछले 500 वर्षों का एक कानूनी पक्ष है, उसको हम लोग जो मुख्य भूतल है या संग्रहालय का, वहाँ पर 2 गैलरी में प्रदर्शित करेंगे। और उसी के साथ साथ जो खुदाई में विशिष्ट चीज़ें ऐसी मिली जो कि कुछ तथ्यों को पुष्टि करती हैं, उन्हें भी हम वहाँ पर साथ में तो कानूनी पक्ष और खुदाई की जो वस्तुएं हैं उनको एक साथ मिलाकर हम प्रदर्शित करने जा रहे हैं। जहां श्री राम का वास हो, वहां अंजनी पुत्र हनुमान का वास न हो, ऐसा कैसे हो सकता है? इसी वजह से इस आधुनिक म्यूजियम में हनुमान जी पर एक विशेष गैलरी तैयार की जाएगी। वो दिन बहुत दूर नहीं है जब प्रभु राम से जुड़ी एक एक याद, एक एक क्षण जीवंत हो उठेगा। IIT चेन्नई की एक टीम दिन रात म्यूजियम पर काम कर रही है। इसे नवंबर-दिसंबर तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। उम्मीद है कि संग्रहालय के कुछ हिस्सों को इस साल सितंबर में श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा। कि अगर 1 लाख लोग आए प्रतिदिन के हिसाब से तो किस प्रकार टर्नओवर होगा कि मंदिर के अंदर सुरक्षा के साथ समझौता नहीं हो। न्यास इस विषय में जिला प्रशासन से भी संपर्क रखे हुए है और अपने स्तर से निर्णय करें। प्रोजेक्शन मैपिंग से लेकर इमर्सिव थिएटर तक ये म्यूजियम पूरी तरह हाईटेक होगा। हर गैलरी में ऐसा अनुभव होगा मानो श्रद्धालु स्वयं त्रेता युग में प्रवेश कर गए हों। ऐसा अनोखा संग्रहालय जहां श्री राम के अस्तित्व और आस्था का अनूठा संगम देखने को मिलेगा। तो बस इंतजार कीजिए कुछ और महीनों का, जिसके बाद भक्तों को राम कथा संग्रहालय की सौगात मिल जाएगी। मयंक शुक्ला, अयोध्या, गुड न्यूज टुडे। अयोध्या में प्रभु राम का मंदिर आकार लेता जा रहा है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद लगातार मंदिर निर्माण का काम बहुत तेजी से पूरा हो रहा है। अयोध्या में रामलला का ये धाम सिर्फ आस्था का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह आधुनिक तकनीक और सनातन आस्था का भी प्रतीक बन चुका है। राम मंदिर के निर्माण में ऐसी तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है जिससे हजारों साल तक मंदिर पर कोई भी आंच नहीं आ सकेगी। राम मंदिर को मजबूत बनाने के लिए टाइटेनियम धातु से बनी जालियां लगाई जा रही हैं, जिनकी आयु 1000 वर्ष से भी अधिक बताई जाती है। अयोध्या, जिसके कण कण में प्रभु राम का वास है। अयोध्या केवल एक तीर्थ नहीं, बल्कि जीवंत आस्था है, जहां हर दिन हर पल श्री राम के नाम की धून गूंजती है। भव्य दिव्य राम मंदिर केवल एक मंदिर नहीं है, बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आत्मा का केंद्र है। यही वजह है कि भक्त अवधपुरी में खींचे चले आते हैं। अयोध्या का राम मंदिर न सिर्फ आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र है, बल्कि ये आधुनिक तकनीक और सनातन आस्था का भी प्रतीक बन चुका है। राम मंदिर के निर्माण में ऐसी तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है कि हजारों सालों तक प्रभु राम के इस धाम पर कोई आंच भी नहीं आ सके। राम मंदिर में टाइटेनियम धातु से बनी जालियां लगाई जा रही है। मंदिर के भूतल, प्रथम तल
और द्वितीय तल पर टाइटेनियम से तैयार की गई जाली लगाने की तैयारी की जा रही है। राम मंदिर में टाइटेनियम से बनी 32 जाली लगाई जा रही है। टाइटेनियम की आयु लगभग 1000 वर्ष से अधिक बताई जाती है। भारत सरकार की एक संस्था है इन जालियों का निर्माण कर रही है। 15 अगस्त तक राम मंदिर में 32 जाली का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। आपको सुनकर यह भी संतोष होगा कि भारत में, पूरे देश में पहली बार टाइटेनियम धातु की जो हमारे मंदिर में प्रथम तल, भूतल और द्वितीय तल पे बड़ी बड़ी खिड़कियां हैं, तो उन पर टाइटेनियम धातु से जो है जाली लगाई गई है, जो अपने में अनोखी है। टाइटेनियम की जालियां लगाने के बाद राम जन्मभूमि मंदिर दुनिया का पहला ऐसा मंदिर बन जाएगा जहां टाइटेनियम जैसी उच्च धातु का प्रयोग किया जा रहा है। आपको बता दें कि टाइटेनियम एक विशेष प्रकार की धातु है। इसका इस्तेमाल पनडुब्बी बनाने में किया जाता है। पहली बार देश भर में किसी मंदिर में इस धातु का प्रयोग किया जा रहा है। ये धातु वेदर प्रूफ होती है, जिसमें कभी भी जंग नहीं लगता। राम मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से अपने अंतिम दौर में चल रहा है। मंदिर और परकोटा में लगने वाले पत्थरों का लगभग 95% कार्य पूरा हो चुका है। कुल 14 लाख क्यूबिक फीट पत्थर लगना है, जिनमें से अब महज 1 लाख क्यूबिक फीट पत्थर शेष बचा है। सभी कार्य जो बंसी पहाड़पुर के पत्थर से मंदिर और परकोटा में किए जाने हैं, अनुमानित आप समझेंगे 13 लाख क्यूबिक फीट का उपयोग किया जा चुका है। कुल मिलाकर सैकड़ों सालों का संकल्प, करोड़ों राम भक्तों का सपना और सनातन आस्था का केंद्र अब जल्द ही पूरी दुनिया के लिए भव्य और दिव्य रूप में तैयार नजर आएगा, जिसके दर्शन मात्र से श्रद्धालुओं के जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होगा। मयंक शुक्ला, अयोध्या, गुड न्यूज टुडे।